मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज बात करते हैं बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत लेसन नंबर 53 की 53वां लेसन में आज लूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो है ताल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द। जी हाँ, अक्सर वो शब्द जो हम ताल में यूज करते रहते हैं, वो शब्द जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, आइए आज उनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि उनका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है। इससे पहले कि मैं आज का लेसन स्टार्ट करूं डियर स्टूडेंट्स, फिर वही कहूंगा कि यदि आपने लेसन नंबर 24वां लेसन जो मैंने लिया था, जिसमें मैंने ताल पे बात की थी, यदि आपने वो लेसन नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार उस लेसन को आप देख लीजिएगा। पहले आपको ताल समझनी है कि ताल होती क्या है, फिर ताल के आगे के जो शब्द हैं, जो पार्ट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। यदि आपने वो लेसन नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पहले उसको देख लीजिए और उसी लेसन का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका टाइटल है ताल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द, या ताल में बार बार सुनाई देने वाले और यूज किए जाने वाले वो शब्द जो हमें पता होने चाहिए। ये बेसिक्स ऑफ म्यूजिक का एक आज का मेरा नया टॉपिक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा ताल से जुड़े शब्दों में। सबसे पहला मैं शब्द ले रहा हूं सम। सम किसे कहते हैं? ताल में एक बड़ा ही प्यारा शब्द आता है सम। यहां आप सोचेंगे कि ये सम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सम एक इतना खूबसूरत शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई भी ताल जिस सबसे पहली मात्रा से, जिस सबसे पहले बोल से बजना स्टार्ट होती है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट को ताल का सम कहा जाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हमें शिमला से चंडीगढ़ की यात्रा करनी हो, आप ये समझ लीजिए कि शिमला से चंडीगढ़ जो है एक ताल है, एक ताल की दूरी है। शिमला से वो शुरू होती है और चंडीगढ़ में जाके खत्म होती है। तो शिमला क्या होगा? उस ताल का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो ताल शुरू होती है। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट, तबले पर, ढोलक पर जहां से भी ताल का पहला बोल बजना स्टार्ट होता है, उस पहले बोल को, उसी स्टार्टिंग पॉइंट को ताल का सम कहा जाता है। जी हाँ, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए बीट इज कॉल्ड सम। जैसे शिमला से चंडीगढ़ की यात्रा अगर आप करते हैं और मान लीजिए कि ये ताल है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? शिमला। तो शिमला को हम क्या बोलेंगे? सम। तो ये होता है सम। आइए दूसरा पॉइंट उठाते हैं हम, मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा से यहां पे मेरा मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। मात्रा, मात्रा का मतलब है बोल। जो हम बोल बोलते हैं ना, धा धिन धिन धा, तो इसी को ही हम मात्रा बोलते हैं, इसी को ही हम बोल बोलते हैं। चाहे आप बोल बोलिए, चाहे आप मात्रा बोलिए, बात एक ही है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम या किसी व्यक्ति का नाम रमेश हो, और रमेश का ही एक और नाम जो उसके घर वालों ने रखा हो प्यार से, वो रखा हो गोल्डी। तो गोल्डी भी वही है और रमेश भी वही है, एक ही आदमी के दो नाम हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मात्रा बोलिए या बोल बोलिए ताल के, बात एक ही है, लेकिन जो कॉमन नाम है वो है मात्रा। तो अक्सर जो यूज किया जाता है शब्द वो है मात्रा। मात्रा मतलब ताल के जितने भी बोल हैं। जैसे तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसका मतलब है कि तीन ताल में 16 बोल होते हैं। जो बोल हैं ताल के वो 16 हैं, और या उनको बोल बोलिए या मात्रा बोलिए, वो एक ही है। तो ये दूसरा शब्द आज हमने डिस्कस किया। आइए तीसरा शब्द हम डिस्कस करते हैं, ठेका। ताल का ठेका क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द है। वैसे ठेका का एक और मीनिंग होता है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहूंगा, आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन ताल के मामले में जो ठेका शब्द है, उसका मतलब ये होता है कि जो हम ताल के जो बोल होते हैं, जैसे तीन ताल के बोल हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा, ये तीन ताल के बोल होते हैं। ठीक है, ये किताबों में भी लिखे होते हैं और हम इसको तबले पे भी बजाते हैं और प्रैक्टिकली हैंड डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं और अपने मुंह से भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तबले का ये जो ताल का जो ये ठेका है, यानी कि ताल का जो ये एक पैटर्न है, जो बोल, जो निश्चित बोल हैं ताल के, जब किसी भी ताल के निश्चित बोल समूह को हम हाथ के द्वारा प्रदर्शित करें या तबले पर हम उसको प्रैक्टिकली बजा के प्रदर्शित करें, तो उस क्रिया का नाम है ठेका या ठेका लगाना। समझ गए आप लोग? तो ये एक टेक्निकल वर्ड है, ताल का ठेका। ठेका मतलब उस ताल के बोल को जो है हमने बोलना स्टार्ट कर दिया, चाहे हाथ पे चाहे तबले पे बजा के, तो दैट इज कॉल्ड ठेका या ठेका लगाना। आइए आज का अगला शब्द लेते हैं, ताली और खाली। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ताली और खाली का क्या मतलब होता है। इससे पहले कि आप ताली और खाली समझे, मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि इनकी जरूरत पड़ी क्यों, ये ताली और खाली है क्या। देखिए डियर स्टूडेंट्स, संगीत में ताल देने के दो तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे अधिक प्रचलित तरीका क्या है? तबला बजाना या तबले या ढोलक पर ताल को बताना, बजा करके प्रदर्शित करना।
अब जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स की जब हम नए नए सीख रहे होते हैं म्यूजिक को, तो हम सभी तो इतने परफेक्ट नहीं होते कि हमें तबला बजाना पहले दिन से ही आ जाएगा। जब तक किसी कलाकार को कलाकार बनने से पहले, या मैं कहूँ कि स्टूडेंट लाइफ में जब हम सब होते हैं, जब हमें तबला बजाना नहीं आता, मान लीजिए हमें तबला नहीं आता है, तो जब तक हमें तबले पर ठेका लगाना नहीं आता ताल का, तब तक क्या होता है कि हमें उस ताल के ठेके को हाथ में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो हमारे म्यूजिक में ताल को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, या तो हम तबले पे खुद अपने आप बजा करके उसका ठेका प्रदर्शित करें, एक तो वो तरीका है जो कि सबसे प्रचलित और सबसे प्रमुख तरीका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता होता, तो जब तक ये ऐसी कंडीशन हमारे साथ होती है तब तक संगीत में क्या किया जाता है कि ताल का ठेका जो है हाथ पे दिखाया जाता है। तो हाथ पे जब हम ताल को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे सर्टन पॉइंट्स बनाए गए होते हैं जहां पे हमें ताली और खाली दिखानी पड़ती है। ताली का मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम ताली मारते हैं हाथ में, हाथ मतलब हाथों के द्वारा जब हम ताल को प्रदर्शित करते हैं, तो हाथ के द्वारा ताल को प्रदर्शित करते हुए जिस पॉइंट पे ताली मारी जाती है, जिस मात्रा पे, जिस बोल पे या जिस पॉइंट पे ताली देने का प्रावधान रखा गया होता है, उस पर्टिकुलर बोल को ताली बोला जाता है, या उस पर्टिकुलर बोल की उस संख्या को, नंबर को ताली बोला जाता है। इसी का उल्टा है खाली। जिस जगह पे उस पर्टिकुलर बोल में हम ताली ना मार के क्या करते हैं, उस क्रिया पे हम खाली करते हैं। ये पहले से डिसाइडेड होता है कि कहां पे ताली आएगी, कहां पे खाली होगी, ये फिक्स होता है ताल में। ये सदियों से फिक्स है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, गुणीजनों द्वारा। तो जिस पॉइंट पे ताली नहीं आती, जहां पे ताली के अलावा हम खाली छोड़ेंगे, तो वहां क्या है कि मतलब ताली नहीं मारी, वहां पे हमने खाली छोड़ दिया उसको, उस बोल को खाली छोड़ देना, उसी चीज का नाम है खाली, और उसको प्रदर्शित करते हैं हम ताल के द्वारा। आइए मैं आपको पहले बताता हूं। ये देखिए मेरा हाथ, आप देख रहे होंगे, 3 ताल के 16 बोल होते हैं, और यदि हाथ के द्वारा हम ताल को प्रदर्शित करें तो देखिए 3 ताल कैसे होगी। 3 ताल की जो ठा लय है या जो एक गुण है वो क्या होगी, और उसमें हस्त प्रदर्शन के द्वारा ताल को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे हाथ के द्वारा। तो देखिए इसे कहा जाता है हस्त प्रदर्शन या हैंड डेमोन्स्ट्रेशन। हाथ के द्वारा हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ताली और खाली कैसे है। देखिए 3 ताल में ले रहा हूं, 3 ताल के 16 बोल होते हैं या 16 मात्राएं होती हैं, और 3 ताल की जो 16 मात्राएं होती हैं उसमें ताली और खाली भी एडजस्ट की होती है हमने। तो देखिए वो क्या है, 3 ताल में जो सम है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर ताल में जितनी भी तालें हैं हमारे म्यूजिक में, उन सभी तालों में जो सबसे पहला बोल होता है वो सम होता है। तो सम का ही मतलब होता है पहली ताली। सम के बोल को पहली ताली भी बोलते हैं हम। केवल एक रूपक ताल ऐसी है जो सम से शुरू नहीं होती, रूपक ताल खाली से स्टार्ट होती है, सम उसमें बाद में आता है चौथी मात्रा पे। तो खैर उस पे हम अलग से बात करेंगे जब मैं अलग अलग तालों को लूंगा आपके लिए। आज के दिन हम यही फोकस करेंगे कि ताल के जो शब्द हैं वो क्या हैं। तो चलिए इसी पे हम बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं ताली और खाली पे। तो 3 ताल में ले रहा हूं, हस्त प्रदर्शन अभी आपको करके दिखाऊंगा ताल का। तो हाथों के द्वारा ताल को प्रदर्शित करते हुए जिस पॉइंट पे हम ताली देते हैं, या पहले से जो फिक्स होती है जो पॉइंट्स, उस पॉइंट पे हमें ताली देनी होती है, और जिस पॉइंट पे ये फिक्स होता है कि यहाँ खाली आएगी, वहां हमें खाली छोड़ना है, यानी ताली ना मार के हाथ को बाहर की ओर खाली छोड़ना है। तो उसी क्रिया का नाम है खाली। प्राचीन समय में डियर स्टूडेंट्स ताली को सशब्द क्रिया कहा जाता था, और प्राचीन समय में जहां पे हम ताली नहीं करते थे, बाहर छोड़ देते थे खाली, खाली को ही निःशब्द क्रिया कहते थे। तो सशब्द क्रिया मतलब ताली, और निःशब्द क्रिया ही खाली कहलाती थी। सशब्द क्रिया मतलब वहां पे शब्द होता था, यानी कि साउंड भी एक शब्द है, साउंड होता था ताली का, इसीलिए उसको सशब्द क्रिया कहते थे। और जब उसको खाली छोड़ देते थे तो निःशब्द, नी मतलब नहीं, कोई शब्द या कोई ध्वनि, शब्द मतलब ध्वनि, वहां पे ऐसी कोई ध्वनि नहीं होती थी, इसलिए प्राचीन समय में उसको निःशब्द क्रिया कहते थे। तो खैर ये रही बात। आइए अब इसको एक बार बता देता हूं कि 3 ताल में ताली और खाली कहां होती है। देखिए 3 ताल में पहली मात्रा पे 1, 5 और 13, पहली मात्रा, पांचवी मात्रा और 13वीं मात्रा, ये ताल में फिक्स है पहले से। 3 ताल में क्या कि जो पहला पॉइंट आएगा यानी कि सम, सम तो हर ताल में पहली ताली ही होती है सिवाय रूपक ताल के। तो पहली मात्रा यानी ताली, पहली ताली यानी सम, या सम यानी पहली ताली। तो 3 ताल की मैं बात कर रहा हूं, 1, और दूसरी ताली कहां पे आएगी, 5 पे, 5 पे ताली आएगी, और उसके बाद ताली कहां पे आएगी, 13 पे आएगी। तो ध्यान से समझिएगा, ताली 3 बार आएगी, कहां पे, 1, 5 और 13, ये 3 अंक आपको याद रखने हैं, 1, 5, 13, और खाली कहां पे आएगी, 9 पे, वहां बाहर जाएगा। अब आप सोचेंगे जो इसके अलावा जो बाकी जो बीट्स बच गए, यानी कि 1 पे तो ताली आ गई, फिर 2, 3 और 4 वो कहां जाएंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे, 5 पे तो फिर ताली आ रही है, लेकिन बीच में क्या, तो उनको केवल काउंट किया जाता है, ताली नहीं दी जाती। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5,
ताली वहीं देनी है जहां पे उसका डेजिग्नेटेड प्लेस है, जहां पे वो डिसाइड की गई है पहले से, और खाली भी वहीं देनी है जहां वो डिसाइड की गई है। तो बीच के उनको हम गिनते हैं। अब देखिए कैसे गिनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जैसे हम ये कर रहे हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसलिए मैं आपको इस तरह से हाथ सामने करके बता रहा हूँ। तरीका वैसे ही है, इस तरह से हम करते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं हाथ इस तरह से दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा है, मेरा हाथ है, और अब इस पे मैं ताल प्रदर्शित करूँ। देखिए 1 2 3 4, इस तरह से हम गिनते हैं। ये बीच के जो अंक हैं इनको हम गिनेंगे केवल, और 5 पे फिर ताली मार देंगे। फिर 6 7 8 9, 9 पे खाली है तो हाथ बाहर जाएगा। फिर 10 11 12 13, फिर वही 13 पे ताली, क्योंकि 13 पे डिसाइडेड थी ताली। फिर 14 15 16 1, 1 यानी सम। तो सम को ही पहली ताली बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तीन ताल में ताली और खाली का मतलब, या तीन ताल के एग्जाम्पल के माध्यम से कि ताली और खाली शब्द का क्या मतलब है। तो देखिए फिर एक बार दिखा देता हूं आपको मैं। तीन ताल में 1 5 और 13, यानी पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा पे ताली, 9वीं मात्रा पे खाली। देखिए किस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो ये है ताली खाली। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आता है विभाग। आप सोचेंगे कि विभाग से हमारा क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, विभाग से हमारा मतलब है ताल में कि ताल को बराबर बराबर खंड में, या मान लीजिए जैसे ये बोल हो गए, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तीन तीन ता धिन धिन धा। अब ये 16 बोल तो हो गए, लेकिन इनको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो उस डिवाइड करने के लिए जिस मेथड को अपनाया जाता है उसी का नाम है विभाग। विभाग मतलब अलग अलग खंड बनाना। तो पहले विभाग में कितनी मात्राएं आ गई, 4 तीन ताल में, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। तो इस प्रकार से विभाग बनाए जाते हैं। ठीक है, ये है विभाग। अब एक शब्द आएगा आवर्तन। आवर्तन, अब आप सोचेंगे ये आवर्तन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आवर्तन का मतलब होता है कोई भी ताल जब सम से शुरू होती है और उसके आखिरी बोल तक, यानी उसकी जो आखिरी मात्रा है, जितनी भी मात्राएं उस ताल में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तीन ताल में जो है 16 मात्राएं होती है या 16 बोल होते हैं। तो जो पहला बोल है वो सम है, 1 नंबर की मात्रा। तो जब तीन ताल एक से बजकर एक पहली मात्रा से बजना स्टार्ट होते हुए 16वीं मात्रा पे आके खत्म होती है और एक पे आके दोबारा से अपना चक्कर कंप्लीट करती है, तो उस एक चक्कर को पूरा करने को, ताल के उस एक चक्कर को पूरा करने को आवर्तन कहा जाता है। ये म्यूजिक का शब्द है आवर्तन। आवर्तन मीन्स एक चक्कर पूरा करना। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि सम और आवर्तन क्या होता है। देखिए अब मैं आपको तीन ताल का जो ठेका है वो अभी यहाँ पे मेरे इस कीबोर्ड में जो तीन ताल का ठेका इलेक्ट्रॉनिकली जो पहले से ही फिट है, वो अब मैं उसको बजा के आपको बताऊंगा। तो अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको कोई ताल सुनाई दे रही है? सुनिए जरा, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सुनाई दे रहा ना, कुछ नहीं बज रहा है ताल। तो अभी जो है सम नहीं आया है। सम कब आएगा? जब मैं ये करूंगा, ये जैसे ही टक टक करके आपको पहला जो साउंड सुनाई दिया, जहां से ताल स्टार्ट हुई, उसी का नाम है डियर स्टूडेंट्स सम। ठीक है, और गायन वादन करते हुए हमें क्या करना होता है कि जहां से हम चलते हैं सम से, हमें अपना गीत को गाते 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 उस पॉइंट पे पहुंचना पड़ता है जहां पे सम फिक्स किया गया होता है। यदि हम सम पे नहीं आते तो उसी क्रिया से बाहर जाने का नाम है ताल से बाहर गाना या बेताला हो जाना, यानी हम सम पे नहीं आए। या कई बार ये होता है कि हम ताल के बोल ही नहीं समझ पाते हैं, हम उठपटांग करने लग जाते हैं, तो वो भी बेताला होना होता है। खैर इस पे अलग से एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, सम क्या है मतलब ताल जहां से स्टार्ट हुई। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, अभी ताल नहीं बज रही है, और जैसे ही ये हुआ तो ये टक करके जो आवाज आई, पहला साउंड, वो है सम, जहां से ताल बजना स्टार्ट हुई। केवल रूपक ताल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पे सम नहीं आता। सम यानी ताल का स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर रूपक ताल में भी तो ताल का स्टार्टिंग पॉइंट, तबले पे तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है, बोल तो तबले पे बज ही रहा है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि वहां पे सम क्यों नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सम की एक शर्त ये भी तो होती है ना कि सम केवल ताल का स्टार्टिंग पॉइंट ही हो जाने से मात्र से ही सम नहीं बन जाता। सम पे हमें साउंड भी तो आना चाहिए। जब हम हाथ पे दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे? सम यानी पहली ताली। तो पहली ताली जहां पे आएगी वही सम है, ये फैक्ट है। ताल में सम उसी को कहा जाएगा जहां पहली ताली आएगी। अब आप हाथ से प्रदर्शित करिए रूपक ताल को, तो क्या होगा? तिन तिन ना धी। अब देखिए ये धी पे पहली ताली आई, तो जहां पहली ताली आएगी सम वही होगा, सम उससे पहले नहीं आ सकता। बेशक रूपक ताल पहले स्टार्ट हो रही है खाली से, या तबले पे बेशक एक बोल बजाया जा रहा है, 3 बोल बजाए जा रहे हैं, फिर भी वो सम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सम का मतलब है पहली ताली, पहली ताली से ही सम आएगा, पहली ताली को सम बोलते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अब आपको सम पकड़ना है। देखिए सम क्या होगा? ये सम था, जहां से ताल बजना स्टार्ट हुई वो क्या था? सम था।
और अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ताल जब एक चक्कर पूरा करेगी तो वो आवर्तन कहलाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब देखिए यहां से हम चले थे, यहां पे आके हमने समाप्त किया, एक चक्कर पूरा किया, तो ये क्या कहलाया? आवर्तन। आइए अब मैं आपको एक आवर्तन यहां पे सुनाऊंगा, तो आपने समझना कि ये आवर्तन है। एक बोलूंगा मैं और उसके बाद में एक तब बोलूंगा जब ताल ये आवर्तन खत्म कंप्लीट करेगी। तो देखिए, एक एक, तो ये देखिए ये आवर्तन हुई। अब ठेका, इस ठेके का, और ये जो ठेका लगा, जो ताल के ये बोल बजे निश्चित क्रम में, इसका नाम है ठेका लगना या ठेका लगाना। और स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो क्या है? सम। फिर एक बार देखिए, ये सम था, ठीक है। अब सम नहीं आएगा, अब सम आएगा 16 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ये सम आया। अब जहां पे भी सम आएगा वहां पे ताली दीजिए। इस तरह से अभ्यास किया कीजिए घर पे, आप ताल से बाहर कभी नहीं जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 1। सम का अभ्यास करने के लिए सम पे ही ताली मारा करिए आप पहले। 1, मैं आपके साथ बातें भी कर रहा हूं, मेरा ध्यान आपकी ओर है, लेकिन सम आएगा तो 1, मैं वहां पे ताली मारूंगा। इसी का नाम है ताल को दिमाग में बसाना। जैसे 1, अब देखिए दुनिया भर की बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ, ताल के बारे में समझा रहा हूं। जैसे सम आए तो 1, ये चीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी का नाम है ताल को ध्यान में रखना, आवर्तन को समझना। अगर आपने आवर्तन समझ ली, आप बेताले कभी नहीं हो सकते। पूरी ताल की एक आवर्तन कब कंप्लीट होगी, उसमें कितना सर्कल पूरा होता है, हर ताल का अलग अलग फंडा होता है। दीपचंदी है तो 14 मात्राएं होंगी, झप ताल है तो 10 मात्राएं होंगी, कहरवा ताल है तो 8 मात्राएं होंगी, दादरा है तो 6 मात्राएं होंगी, तीन ताल है तो 16 मात्राएं होंगी। तो ये आवर्तन पूरा करना होता है, यानी एक से लेकर के उसकी एंडिंग पॉइंट तक सभी बोल को निश्चित क्रम में लेना, दैट इज आवर्तन करना। और इस आवर्तन का ख्याल ना रखना, मान लीजिए आवर्तन पूरी होनी है तीन ताल की 16 में और आप गाना स्टार्ट कर दे रहे हैं 14 या 15 से, तो उसी का नाम है बेताला हो जाना। तो आज का लेसन इसी पॉइंट पे मैं खत्म करता हूं डियर स्टूडेंट्स। ताल से जुड़े ये शब्द थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।